नमस्कार, आपका स्वागत है चैनल तीर्थतर्कश में। मैं घनश्याम बादल एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी अदालत में एक नए मुद्दे के साथ। राहुल गांधी ने दावा किया था कि वो एक बम फोड़ने जा रहे हैं, ऐसा बम जिसका धमाका परमाणु बम के बराबर का होगा, एक ऐसा बम जिसके फूटते ही चुनाव आयोग उड़ जाएगा, भाजपा दहल जाएगी और प्रधानमंत्री भाग जाएंगे। और राहुल गांधी ने बड़ी बड़ी बातें करते हुए परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चुनाव आयोग की कई सारी वोटर लिस्ट को प्रमाण सहित पेश किया। इन वोटर लिस्ट में बेशक कई सारी खामियां उन्होंने गिनाई। उन्होंने अपने वोट चोरी के आरोप को साबित करने के लिए ऐसे वोटर्स का प्रमाण दिया जिनके नाम एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन, चार चार जगह दर्ज किए गए थे। एक राज्य में नहीं बल्कि ऐसे वोटर्स का उन्होंने प्रमाण दिया जो एक राज्य में नहीं बल्कि दो दो, तीन तीन राज्य में जिनके नाम मतदाता सूची में पाए गए। यही नहीं, टिक लगी हुई ऐसी वोटर लिस्ट भी उन्होंने दिखाई जो ये दर्शा रही थी कि इन वोटर्स ने एक नहीं, दो दो राज्यों में चुनाव में मतदान किया। तो वास्तव में गड़बड़ी तो है साहब। राहुल गांधी ने एक पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से मीडिया को संबोधित करते हुए बार बार इस बात पर जोर दिया कि महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है। उन्होंने बताया कि कैसे कर्नाटक में उनकी पार्टी ने यह अंदाज़ा लगाया था, अपना सर्वे कराया था कि उनकी पार्टी 16 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर जीतने जा रही है। लेकिन जब प्रमाण आए तो केवल 9 सीटें ही उनकी पार्टी जीती और 7 सीटें हार गई। उनके कहने का आशय था कि 7 जीती हुई सीटें उनकी पार्टी इसलिए हार गई क्योंकि वोटों की चोरी हुई थी। और उन्होंने कहा ऐसा केवल कर्नाटक में नहीं हुआ, ऐसा केवल महाराष्ट्र में नहीं हुआ, बल्कि ऐसा देश भर के चुनावों में किया जाता रहा। बाकायदा उन्होंने आंकड़े पेश किए। 40,000 से ऐसे मतदाताओं की सूची उन्होंने संवाददाताओं को, पत्रकारों को, चैनल के प्रतिनिधियों को दिखाई, जिसमें कि ऐसे वोटर्स के नाम थे जिनके या तो फोटो सही नहीं थे, या उम्र सही नहीं थी, या फिर उनके पते सही नहीं थे, मकान के पते के नाम पर 0 अंकित किया गया था। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि इस प्रकार से फोटो छापे गए हैं जिनसे पहचान करना ही संभव नहीं है। उनकी बात बिल्कुल सही थी। फोटो का आकार वोटर लिस्ट में बहुत छोटा दिखाया गया था। और इससे आगे उन्होंने एक ऐसे मकान की, ऐसे घर की बात की जिसे केवल सिंगल बेडरूम दिखाया गया था और उस मकान में 80 मतदाता दिखाए गए थे। कमी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने फॉर्म 6 की बात की। फॉर्म 6 चुनाव की मतदाता सूचियों में ऐसे मतदाताओं को शामिल करता है जिनकी आयु पिछले चुनाव के बाद 18 वर्ष की हुई है, यानी पहले वे वोट देने के लायक उम्र प्राप्त नहीं कर पाए थे, वे बालिग नहीं थे, वे वोटर नहीं थे। लेकिन फॉर्म 6 के माध्यम से भी उन्होंने एक ऐसी महिला का जिक्र किया जिसकी एज 70 साल की थी, यानी कि फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल करते हुए फर्जी नाम चुनाव आयोग ने जानबूझकर भाजपा को जिताने के लिए मतदाता सूची में शामिल किए। उन्होंने उन विधानसभा को भी जिक्र किया जहां पर उनकी पार्टी केवल 32,000 या उसके आसपास वोटों से परास्त हुई। और एक महादेवपुरा नाम की सीट का खास जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां की अधिकांश विधानसभा की सीटों में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को भारी बढ़त मिली, लेकिन एक खास विधानसभा महादेवपुरा के आते ही इतनी ज़्यादा बढ़त भाजपा के कैंडिडेट को मिल गई कि उनका प्रत्याशी हार गया। यदि राहुल गांधी की इन बातों पर गौर किया जाए, पहली बार में इन पर ध्यान दिया जाए, तो इसमें दो राय नहीं, उनकी बातों को सच्चा माना जा सकता है, उनकी बातों से प्रभावित हुआ जा सकता है। हुआ भी।
आजकल हम लोग साफ देख रहे हैं कि मीडिया 2 गुटों में बल्कि 3 गुटों में ये मीडिया बटा हुआ है। और इस मीडिया के 3 नाम हो गए। एक मीडिया जिसे गोदी मीडिया के नाम से जाना जा रहा है, जो बिना सोचे समझे सही को सही और गलत को गलत न मानते हुए हर बात में मोदी की भक्ति के कसीदे पढ़ता है। इस प्रकार से समाचार और विचार प्रस्तुत करता है कि जैसे जो कुछ है सब मोदी है। मोदी मतलब भारत, मोदी इज इंडिया, मोदी के बगैर कुछ नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। तो वहीं दूसरा भी घराना मीडिया का पैदा हुआ है, अब से नहीं बहुत पहले से पैदा हुआ है। ऐसे ऐसे वहाँ पर एंकर्स आए जिन्होंने बिना सोचे समझे सरकार की हर बात की आलोचना की, उसमें कमियां ढूंढी। मोदी विनाश का प्रतीक है, मोदी देश को तबाह कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें वो एंकर लगातार कहते रहे। यानी एक वर्ग है अंधभक्त का तो दूसरा वर्ग है अंध विरोधियों का, एक तीसरा वर्ग भी है जो निष्पक्ष रह करके काम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये तीसरे वाला वर्ग कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाया, ये वर्ग कभी भी छा नहीं सका। और ऐसा केवल ऐसा नहीं कि मोदी के शासनकाल में ही हो रहा है, ऐसा ये भी नहीं कि केवल 2014 के बाद ही ये वर्ग सामने आया है, ऐसा हमेशा होता रहा है। बस नाम बदले हैं, घराने बदले हैं, टीवी चैनल्स बदले हैं, एंकर्स बदले हैं, प्रवृत्तियां यही थी, पहले भी थी, आज भी हैं और मेरा मानना है आगे भी ये प्रवृत्तियां जारी रहने वाली है। खैर, बात आगे बढ़ाते हैं। मीडिया का काम क्या होता है? मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लोगों को जागरूक करना, एक जागरूकता लाना, एक लोकमत का निर्माण करना, पब्लिक ओपिनियन का निर्माण करना, सरकार को साध कर रखना, बांध कर रखना, विपक्ष की बातों को भी निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत करना। लेकिन दुर्भाग्य ये कि आज का मीडिया वह मीडिया नहीं है। आज का मीडिया कुछ बड़े उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली की तरह काम करता है। वजह साफ है, वहाँ जो भी कर्मी काम करते हैं, चाहे वे एडिटर्स हैं, चाहे वे एंकर्स हैं, चाहे वे उनके संवाददाता हैं, सब तनख्वाह पर जीने वाले लोग हैं, सब वेतन भोगी लोग हैं। और हर अच्छे चैनल में उनको अच्छी तनख्वाह मिलती है, साथ ही साथ उनको अपने मालिकों की ही बोली बोलनी पड़ती है, नहीं तो फिर उनको निकालकर एक तरफ फेंका जा सकता है। ऐसे कितने ही एंकर्स आप देख रहे होंगे बड़े बड़े चैनल से अचानक गायब हो गए। कुछ ने YouTube पर अपना अखाड़ा जमा लिया, कुछ का अखाड़ा जम गया, कुछ कहीं भी नहीं है। यानी यदि आप सरकार की बात नहीं मानेंगे, अपने मालिक के तोते बनकर नहीं चलेंगे, तो फिर आप उसकी उस चैनल को कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नाम जानबूझकर नहीं ले रहा हूँ, चाहे कोई से भी एंकर हो, सब अधिकांशतः उसी प्रकार से काम कर रहे हैं। कोई अंधभक्ति के साथ समाचार पेश कर रहा है तो कोई अंध विरोध के साथ। एक बार फिर लौटते हैं राहुल के परमाणु बम की ओर। तो राहुल जी, आपने इस बार होमवर्क किया, बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण आपने दिया, लेकिन कमी वहीं की वहीं जो कि त्यों रह गई। आपने यथार्थ पर जाकर, असलियत में जाकर असलियत को जानने की कोशिश ही नहीं की। केवल मोदी को घेरने की इच्छा इतनी ज़्यादा हो गई कि सब कुछ सही कहते हुए, सच कहते हुए भी आपकी बात में दम नहीं निकला और आपका बम नहीं निकला, बल्कि एक फुस पटाखा साबित हुआ है। जहाँ तक बात वोटर लिस्ट में दोहराव की है, ये बहुत पहले से है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कमी नहीं है, ये कमी है, लेकिन ये कमी केवल मोदी राज में नहीं है, ये कमी केवल भाजपा के या एनडीए के शासन में नहीं है, ये आपकी दादी के शासन में भी थी, आपके नाना के शासन में भी थी, और जब जनता दल की सरकार आई उसमें भी थी। और आगे भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी वोटर लिस्ट पूरी तरह त्रुटि रहित हो पाएगी। वजह भी बहुत साफ है, इलेक्शन कमीशन के पास अपना कोई स्टाफ नहीं होता, वो दूसरे विभागों से विभिन्न कर्मचारियों को लेकर के ये सब काम कराता है। अधिकांशतः शिक्षक और ग्रुप सी या ग्रुप डी, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप बी के अधिकारी इसमें काम करते हैं।
उनकी इतनी पहुंच नहीं होती, संसाधन भी नहीं होते हैं, इतना मानदेय भी उनको नहीं दिया जाता है। तो फिर होता क्या है? संसाधनों के अभाव में, लापरवाही में, या फिर समझ लीजिए अज्ञानतावश, चाहे जनसंख्या की गणना हो, चाहे चुनाव में वोटर लिस्ट का बनाना हो, चाहे राशन कार्ड का बनाना हो, आधार कार्ड का बनाना हो, या जच्चाओं की यानी गर्भवती महिलाओं की गिनती करनी हो, एक खास जगह पर बैठ जाते हैं, खास लोगों से पूछ लेते हैं और फिर जैसे आंकड़े उपलब्ध होते हैं वहाँ पर वो उसी आंकड़ों को डाल देते हैं। परिणाम, ये आंकड़े, ये डाटा गलत हो जाते हैं। इसकी तोड़ क्या है? इसका हल क्या है? ये इस देश को ढूंढना है। राहुल जी, आपने जो बात की 70 साल की महिला की कि उसका नाम फॉर्म 6 भर करके मतदाता सूची में दर्ज किया गया, वो भी इसी प्रवृत्ति की वजह से हुआ। नाम दर्ज करना था, कोई फॉर्म नहीं रहा होगा, लापरवाही रही होगी कर्मचारी के देने में, और उनको दूसरा फॉर्म देने के बजाय फॉर्म 6 पकड़ा दिया गया। ये भी सच है कि कई बार मतदाता सूचियों में मोहल्ले के मोहल्ले नाम गायब हो जाते हैं, मृत व्यक्तियों के नाम समय पर नहीं काटे जाते, ऐसे लोगों के नाम जो गांव से शहर चले गए हैं गांव की वोटर लिस्ट में भी मौजूद रहते हैं, और वो शहर में जाकर के भी आसानी से अपना नाम दर्ज करा लेते हैं। ये सिस्टम की कमी है, और इसे आप चाहें तो पक्षपात का रंग देकर पेश कर सकते हैं। वही राहुल गांधी ने किया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम राहुल गांधी की आलोचना ही आलोचना करें। विपक्ष का काम है सरकार की कमियों को खोजना, उन्हें उजागर करना, उनमें सुधार की अवसर पैदा करना। राहुल ने ये काम किया, इसके लिए राहुल निस्संदेह बधाई के पात्र हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए आप कभी परमाणु बम फोड़ने की बात करते हैं, कभी आप कहते हैं मुझे लोकसभा में इसलिए नहीं बोलने दिया जाता क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो फिर मोदी वहाँ से भाग जाएगा। मोदी का सीना 56 इंच का नहीं है, मोदी के सीने में कोई दिल नहीं है, मोदी खून का सौदागर है। आप प्रधानमंत्री के लिए भी सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करते। मोदी ये करता है, मोदी वह करता है, मोदी ऐसा नहीं करता है। क्या ये भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए सम्मानजनक भाषा है? इसका मतलब ये नहीं कि केवल राहुल ही ऐसा कर रहे हैं, भाजपा की ओर से भी ऐसा होता है। हाँ, खुद हमारे प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा से नीचे जाते हुए, हमारे देश के गृह मंत्री, दूसरे मंत्री, भाजपा के बड़े नेता भी कभी राहुल गांधी के लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी उन्हें व्यंग में युवराज कहा जाता है, कभी नेहरू के ऊपर अचानक इस प्रकार की भद्दी टिप्पणियां की जाती हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए, शायद नहीं बल्कि होनी ही नहीं चाहिए। नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। आज आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, आज आपको जो खड़ी पूरी की पूरी प्रणाली, पूरा सिस्टम मिला है, उसमें नेहरू जी का बड़ा योगदान है। कमियां हुई, आपकी कमियां आपके जाने के बाद पता चलेंगी। आने वाली विरोधी सरकार आपकी कमियां ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगी। जिस तरह से आप सीबीआई को भेज रहे हैं, ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, विपक्ष को डरा धमका रहे हैं, एक खास धर्म की राजनीति कर रहे हैं, उसका भी पूरा हिसाब किताब समय आने पर जनता आपसे लेगी। इस देश की जनता ने हमेशा ये हिसाब लिए हैं। लेकिन विपक्ष से भी मैं कहना चाहूँगा, केवल सत्ता में आने के लिए, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हर बात के लिए सरकार को घेरना सही नहीं है। चाहे टैरिफ हो, चाहे सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हो, पुलवामा का हत्याकांड हो, पहलगाम का हत्याकांड हो, आप हर बात में हद से ज़्यादा जब गुजर जाते हैं तो इसका नुकसान केवल सत्ता पक्ष को नहीं होता, इसका नुकसान देश को होता है। ये तभी तो आपको बार बार कहा जाता है कि आप पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। वहाँ की मीडिया आपको सर आंखों पर बिठा कर रखती है। तो बराए मेहरबानी, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, राहुल हो या मोदी, राहुल के लोग हों या मोदी के लोग, सबसे यही गुजारिश, इस देश के लिए कुछ करिए, इस देश को आगे बढ़ाइए, भावनाओं से मत खेलिए,
राजनीति करिए, मगर उसमें मर्यादाओं का और सीमाओं का पालन करना भी तय कर लीजिए। अपने शब्दों के ऊपर पूरा नियंत्रण रखिए, नहीं तो ये बिना हड्डी की ज़बान आपको बिना रीढ़ का बनाकर रख देगी। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बस आज इतना ही। होती है मुलाकात फिर एक नए मुद्दे के साथ। मिलते हैं चैनल तीर तर्कश में। तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, जिससे आपका चैनल तीर तर्कश आगे जा सके, आपकी बात को आपके सामने और अच्छे और प्रभावी ढंग से रख सके। दीजिए इजाज़त घनश्याम बादल को।